कहावत है ना, कानून अंधा होता है। कानून सिर्फ एक भाषा समझता है, सबूतों। सबूतों को ढूंढने की जो कला है, सबूतों को खोजने का जो विज्ञान है, वही फॉरेंसिक साइंस है। किन किन टाइप के जो केसेस होते हैं उनमें फॉरेंसिक की जरूरत पड़ती है? देखिए, दुनिया में होने वाले हर अपराध में फॉरेंसिक की जरूरत है। एक दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट जिसने हमारे पूरे देश को दहला कर रख दिया, जो ब्लास्ट होता है वो आखिर किस चीज से किया गया है? जो दिवाली का पटाखा होता है जी। और एक जो दिल्ली ब्लास्ट के समय जामा मस्जिद के सामने जो धमाका हुआ, उन दोनों की तस्वीरें जरा आपस में मिलाइए, दोनों में आपको बहुत सारे अंतर मिलेंगे। तो आखिर कहां पर चूक हो गई जो कि इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया? क्राइम कमिट होने के बाद आखिर एक फॉरेंसिक टीम के पास कितना टाइम होता है कि वो वहां से सबूत जो है वो कलेक्ट कर ले? जितना कंटेमिनेशन होगा, चाहे आप आरुषि के केस को देख लीजिए या निठारी के केस को देख लीजिए, ये सारा मेस जो है वो एविडेंस के कंटेमिनेशन से हुआ। निठारी वाली केस की आपने अभी बात की, तो आखिर निठारी वाले केस में इन्वेस्टिगेशन कैसे की गई? कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से जिसने भी अपराध किया उसको सजा नहीं मिल पाई। लेकिन एक चीज़ मैं आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा और नए नौजवानों को ये सलाह भी देना चाहूँगा कि देखो जी, अपराध मत करना। दुनिया में आज तक ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ जिसमें सबूत न छोड़े गए हों। आप जितने शातिर हो, आप जितना भी प्लान करके अपराध कर लीजिए, ऐसा असंभव है कि वहाँ पे आपके बारे में सबूत न मिले। मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, वो 20 सालों से जो है वो कहीं दफन है और अचानक से उसे निकाला जाता है, तो उसके सेक्स का, उसके रेस का और यहाँ तक कि उसके डीएनए का पता कैसे लगाते हैं? 40-50 साल बाद भी बहुत सारे बॉडी के बोन सबसे देर में डिकम्पोज होती है, सबसे ज़्यादा देर में डिकम्पोज होती है। टिथ जो हैं वो बहुत देर में डिकम्पोज होते हैं। तो नो डाउट सेक्स का पता लगाया जा सकता है। पेल्विस बोन है, पेल्विस बोन के थ्रू सेक्स का पता लगाया जा सकता है, स्कल के थ्रू पता लगाया जा सकता है। इसी बात से मुझे एक केस याद आता है मेरठ का, जो ब्लू ड्रम वाला केस था। ड्रम में जो भी जिस आदमी ने उसको ड्रम में लगाया तो ड्रम पे फिंगरप्रिंट मिलेंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि उसने पैर से उसको ये सब किया होगा, या उस प्रेमाइसिस में, उस कमरे के अंदर बहुत सारे फिंगरप्रिंट या सलाइवा या हेयर का कोई टुकड़ा या फुटप्रिंट, मतलब ऐसा तो असंभव है कि कुछ ना मिले। एक तरीके से ना डिफिकल्टी बन गया है एआई, तो आखिर उसे इन्वेस्टिगेट करना और उसमें कैसे जो है एक इंसाफ दिलाना पॉसिबल होगा? कोई चुनौती नहीं है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो हम और आपका जो वोकल ग्लैंड्स हैं, हमारी आपकी, चूंकि हम इंसानी शरीर हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, एक नेचुरल वेरिएशन है। लेकिन एआई से अगर यही बातचीत कराई जाएगी तो वो एक फिक्स पैरामीटर पे होगी। तो ऐसा नहीं है कि सतयुग में अपराध नहीं होते थे, ठीक है। भगवान राम जब थे उस समय भी सीता माता का अपहरण हुआ, वो एक क्राइम था, ठीक है। आज की डेट में अपहरण, किडनैपिंग का सेक्शन लगता है, तो वो भी तो एक तरह का किडनैपिंग ही था ना, अपराध तो उस समय भी थे। अच्छा राय सर, आपने कभी कोई ऐसा केस हैंडल किया हो जो काफ़ी हाई प्रोफाइल हो, सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ हो या फिर पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ हो? मुंबई में एक एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया था, सुशांत राजपूत का केस था। तो आखिर उस केस का मतलब एक तरीके से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या था, सुसाइड था या मर्डर था? आज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर। तो सुसाइड है तो वो नॉर्मल फेज में वो ऊपर होगी, यानी कि वी शेप बनेगा। किसी को सामने से अगर दबा के मार के लटकाया गया तो राउंड शेप बनेगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर केस के पीछे छुपा हो एक हिडन ट्रुथ, जहां हर एविडेंस एक कहानी कहता हो और सच्चाई सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उसके पीछे जाने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं इंद्रजीत राय सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। शुक्रिया। आप सभी को बता दें कि ये इंडिया के पहले फॉरेंसिक जर्नलिस्ट हैं जिनके पास फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी दोनों में मास्टर्स की डिग्री है। 24 साल का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस, हजारों केसेस के सीक्रेट्स और एक मिशन, सच्चाई को अनकवर करना, चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो। आज हम एक्सप्लोर करेंगे क्राइम के बिहाइंड द सीन्स, मिस्ट्रीज, फॉरेंसिक सीक्रेट्स और उन स्टोरीज को जो हेडलाइंस के पीछे छुपी रहती हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जहां फॉरेंसिक एविडेंसेस बातें करते हैं और सच्चाई सिर्फ वेट करती है सामने आने का। सो लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन विद इंद्रजीत राय सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर, फिर से आपका स्वागत करता हूं। और मैं पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आखिर फॉरेंसिक टीम की एक पूरे केस में कितनी इंपॉर्टेंस होती है, वो कितना महत्व रखता है? देखिए, फॉरेंसिक टीम सबसे इम्पॉर्टेंट होती है।
एक बात आपको समझनी होगी कि कहावत है ना, कानून अंधा होता है जी। कानून सिर्फ एक भाषा समझता है, सबूतों की। बिल्कुल। सबूतों को ढूंढने की जो कला है, सबूतों को खोजने का जो विज्ञान है, वही फॉरेंसिक साइंस है। बिल्कुल। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है न्याय में, सबूत, उसका साइंस है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्राइम को सॉल्व करने में या न्याय को दिलाने में सबसे ज़्यादा है और सबसे बड़ी है। दूसरा कि देखिए, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस का एक अलग काम है, न्यायपालिका का अलग काम है, लॉयर्स का अलग काम है। जाहिर सी बात। फॉरेंसिक जो है साइंस की नज़र से सबूतों को देखता है। वो हर छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ के लॉजिक के अंदर जाता है, वो उसके विज्ञान के अंदर जाता है, वो उसको प्रूव करने के लिए जाता है। तो फॉरेंसिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइम की दुनिया में और जुडिशियल प्रोसेस में शायद कुछ भी नहीं है। सर, इसी चीज़ में एक और कॉन्वर्जेशन में मैं ऐड करना चाहूँगा एक क्वेश्चन कि आखिर एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने के लिए क्या बेसिक स्किल्स की ज़रूरत होती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको विज्ञान का स्टूडेंट होना चाहिए। उसके बाद फॉरेंसिक की आप पढ़ाई करिए। ग्रेजुएशन फॉरेंसिक्स में है, पोस्ट ग्रेजुएशन फॉरेंसिक्स में है, पीएचडी फॉरेंसिक्स में है, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फॉरेंसिक्स में है। तो फॉरेंसिक्स की पढ़ाई का इकोसिस्टम अब दुनिया भर में बहुत बड़ा हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करने की जगह नहीं है या इस विज्ञान की कमी है। तो आपको इस विज्ञान में पारंगत होना चाहिए। एविडेंस एक्ट, चाहे हमारी बीएनएस हो, चाहे हमारा साक्ष्य अधिनियम हो, उसमें भी एक्सपर्ट के ओपिनियन को बहुत इम्पोर्टेंट दर्जा मिला हुआ है कि आप भले ही आप उस किसी केस को ना देख रहे हों, आप सरकार की तरफ से ना हो या प्राइवेट पार्टी की तरफ से ना हो, आपके इंडिपेंडेंट ओपिनियन की भी कानून पूरी तरह से उसकी रिस्पेक्ट करता है और न्यायपालिका और जज उसको सुनते हैं। कानून में इसका प्रावधान है। सर, किन किन टाइप के जो केसेस होते हैं उनमें फॉरेंसिक की ज़रूरत पड़ती है? फॉरेंसिक टीम जाती है वहाँ पर, विजिट करती है और फिर एविडेंसेस कलेक्ट करती है, वो कौन से केसेस होते हैं? देखिए, दुनिया में होने वाले हर अपराध में फॉरेंसिक की ज़रूरत है। ओके। ऐसा कोई अपराध नहीं है जहाँ पे फॉरेंसिक की ज़रूरत ना हो। इवन जो क्वेश्चनिंग होती है, जो इंटरव्यू होता है, जो बातचीत होती है, उसमें भी फॉरेंसिक का यूज़ है। क्योंकि फॉरेंसिक इंटरव्यू और फॉरेंसिक इंटरोगेशन फॉरेंसिक साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी स्किल है, जहाँ पे फॉरेंसिक साइंटिस्ट सामने वाले जिससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं उसको ऐसे ऐसे इस तरीके से वो एनालाइज करके और उसको घेर करके सच निकलवाने की कोशिश करता है। तो चाहे वो बातचीत हो और चाहे क्राइम सीन हो, फॉरेंसिक की ज़रूरत हर जगह है। चाहे वो सामान्य अपराध हो, चाहे शरीर के विरुद्ध अपराध हो, चाहे डिजिटल क्राइम हो, चाहे साइबर क्राइम हो, या चाहे धोखाधड़ी के मामले हों, चाहे स्कैम हो, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे फॉरेंसिक साइंस का यूज़ नहीं है। सर, बिल्कुल आपने जो बताया वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। और इसी चीज़ में मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा सर कि अभी हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट जिसने हमारे पूरे देश को दहला कर रख दिया। तो आखिर जब बॉम्ब ब्लास्ट और ऐसे केसेस होते हैं तो वहाँ पर फॉरेंसिक टीम की इंपॉर्टेंस क्या होती है? वो कैसे वहाँ पर विजिट करते हैं और फिर वहाँ पर ट्रेसेस कैसे कलेक्ट किए जाते हैं? जो ब्लास्ट होता है वो आखिर किस चीज़ से किया गया है? मान लीजिए वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट है या फिर आरडीएक्स से, कैसे पता लगाया जाता है? देखिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जाती है, उसमें कई स्पेशलिटी के लोग होते हैं। फॉरेंसिक केमिस्ट्री के लोग होते हैं, फॉरेंसिक फिजिक्स के लोग होते हैं, फॉरेंसिक बायोलॉजी के लोग होते हैं, बैलिस्टिक्स के लोग होते हैं। तो बहुत सारी स्ट्रीम के लोग वहाँ एक साथ जाते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर जलती है या ब्लास्ट होता है तो वो अपने साथ बहुत सारी घटनाएं वहाँ करती है। बिल्कुल। उन घटनाओं का सिग्निफिकेंट होता है, जैसे धुआं काला निकल रहा है या किस कलर का है, वो अपने आप में बताता है कि किस तरह के मटेरियल से ये आग लगी, इम्पैक्ट कैसा है। सर, वो क्या होता है? कैसे धुआं से कैसे देखिए, धुएं और स्मेल से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। स्मेल से ये पता चलता है कि ये पेट्रोलियम फैमिली का एक्सप्लोसिव है, या ये प्लास्टिक एक्सप्लोसिव की फैमिली का है, या ये किस टाइप का है, क्योंकि सबका जो आउटपुट है वो अलग होता है। आप इसे आसान भाषा में समझिए कि एक जो दिवाली का पटाखा होता है और एक जो दिल्ली ब्लास्ट के समय जामा मस्जिद के सामने जो धमाका हुआ, उन दोनों की तस्वीरें ज़रा आपस में मिलाइए, दोनों में आपको बहुत सारे अंतर मिलेंगे।
चाहे वो आग लगने की है, चाहे विस्फोट होते समय आग का तरीका हो, धुएं का तरीका हो। तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट एक एक चीज़ की स्टडी करता है। वो वहाँ के बारूद से, वो वहाँ के जो शीशे के टुकड़े हैं उनको लेगा, वो वहाँ पे किसी तरह का पेपर अगर उस वहाँ पे है वो लेंगे। बम के अंदर जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि बम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करे उसके लिए उसके अंदर मेटल भरा जाता है, ताकि जब वो फोर्स क्रिएट हो तो वो घातक, चूँकि मेटल जो है वो घातक होता है, वो लोगों के शरीर में घुसे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। तो हर छोटी से बड़ी चीज़ को वहाँ पे फॉरेंसिक साइंटिस्ट लेते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पार्ट है, लेने का तरीका। हाँ, देखिए, सबूत ज़रूर होते हैं हर जगह, लेकिन उसको लेने की एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोसीजर है कि आप कैसे सबूतों को आप अपने कब्जे में लें जिससे वो कंटेमिनेट ना हो, जिससे वो प्रदूषित ना हो, ताकि साइंटिस्ट जब भी उनको एग्जामिन करे तो उसका रिजल्ट सही आए। ग्लव्स होने चाहिए, उसको सील पैक और एयर टाइट कंटेनर में रखा जाना चाहिए, उसके लिए अलग तरह के पॉलीथीन के बैग्स होते हैं वो रखा जाना चाहिए। दूसरा, उसकी मार्किंग होनी चाहिए कि ये हमें किस प्लेस से मिला है, कितनी दूरी पे बॉडी पड़ी हुई थी, तो सारे कोऑर्डिनेट्स का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। वरना जब भी आप एक बोर्ड पे या एक टेबल पे पूरी घटना को देखेंगे, तो अगर आप ये सारे प्रोसीजर को नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली थी, कैसे मिली थी। क्योंकि हो सकता है कि एक शीशे के टुकड़े का 5 मीटर दूर मिलना अलग कहानी बयां करे और 15 मीटर दूर मिलना अलग कहानी बयां करेगा। बिल्कुल, दोनों का रीज़न अलग हो सकता है। तो प्रोसीजर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर, आपकी पूरी बात सुनकर मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि जब हम ट्रेसेस कलेक्ट करते हैं तो हम वो कौन से प्रिकॉशंस जो इंश्योर करते हैं ताकि हम जो दूसरे ट्रेसेस हैं उस पर अपने ट्रेसेस ना छोड़ें, बेसिकली हम अपने ट्रेस वहाँ पर ना छोड़ें और ट्रेसेस कलेक्ट भी कर लें। देखिए, चाहे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे ईडी की इन्वेस्टिगेशन हो, या सीआईए की इन्वेस्टिगेशन हो, या एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो, जी, सारी इन्वेस्टिगेशन एक प्रिंसिपल पे निर्भर है दुनिया भर की। उसको बोलते हैं लोकार्ड की एक्सचेंज थ्योरी। ओके, पूरा प्रिंसिपल यही है। इस थ्योरी के मुताबिक जब भी कोई व्यक्ति या कोई चीज़ एक जगह जाती है और वहाँ से वापस आती है, तो वो अपने साथ कुछ लेके जाती है, और जब वापस आती है तो कुछ छोड़ के आती है। इन्हीं दोनों डॉट्स को इन्वेस्टिगेटर मिलाता है, वो मैच करता है। अब आपके मैं सवाल का जवाब देता हूँ कि चूंकि इन्वेस्टिगेटर भी वहाँ गया है और उसको पता है कि लोकार्ड की एक्सचेंज थ्योरी के मुताबिक मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं कुछ ट्रेसेस छोड़ूंगा, तो वो न छोड़े इसके लिए वो प्रोटेक्टिव गियर्स पहन के जाता है, वो अपने हेयर कैपिंग करता है, वो पीपीई पहनता है, वो ग्लव्स पहनता है, ताकि वो अपने ट्रेसेस वहाँ पे न छोड़े। क्योंकि नए ट्रेसेस, जितने नए ट्रेसेस मिलेंगे उतना ही मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का होना। क्योंकि सीन ऑफ क्राइम की प्योरिटी, जिस फॉर्म में अपराधी ने उसको छोड़ा है, उसी फॉर्म में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को वो जगह मिलनी चाहिए। अगर वो फॉर्म जितना ज़्यादा चेंज होगा, एविडेंस उतने ज़्यादा वीक होते जाएंगे। ओके सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्राइम भी है ना, धीरे धीरे समय के साथ इवॉल्व हो रहा है और अब डिजिटल क्राइम का ज़माना आ चुका है। तो आखिर ये जो नया क्राइम सिस्टम है ये कितना अलग है? डिजिटल क्राइम सिस्टम पहले जो मैनुअल क्राइम होता था उससे कितना अलग है? देखिए जी, पहले किसी के भी पैसे को चोरी करने के लिए अपराध किस लिए होता है? या तो बदले के लिए या लाभ के लिए, ठीक है। तो पहले चोरी करने के लिए एक जो चोर होता था वो चाकू लेके जाता था और किसी से पैसे लेता था। बिल्कुल। लेकिन अब चाकू की ज़रूरत नहीं है। अब उसके पास एक फ़ोन है, वो फ़ोन से ही लूट ले रहा है, किसी से भी वो पैसे ले रहा है। डाके की बात करते हैं, पहले डाका डलता था तो 5, 6, 7 गाड़ियों में लोग हथियारों से जाते थे, उसके घर को घेरते थे और वहाँ से सारी चीज़ें लेके चले जाते थे। आज इसकी ज़रूरत नहीं है। आज लैपटॉप खोलिए, डिजिटल अलर्ट से लेके बाकी चीज़ें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो टेक्नोलॉजी से आप लोगों को लूट रहे हो। तो क्राइम का पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम जो है वो बदलती टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेटर्स ने अपने आप को नहीं बदला है। फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक इतनी तरक्की कर चुका है, इतना नया नॉलेज उसके पास आ चुका है कि किसी भी क्राइम को
अगर हुआ है और सही वक्त पे फॉरेंसिक्स को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि उसका पता नहीं चल सकता है। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में व्यक्ति बैठा हो जहाँ से वो अपराध कर रहा है, वो पता किया जा सकता है। जी सर, डिजिटल फुटप्रिंट्स को फॉरेंसिक कैसे एग्जामिन करता है और उन्हें कैसे कलेक्ट करता है? क्योंकि मैनुअली तो हमें पता चल जाता है कि इस साइट पे जाकर आप यहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं या फिर फिंगरप्रिंट्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डिजिटल आप फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं वो कैसे कलेक्ट होता है? देखिए जी, डिजिटल दुनिया में कुछ भी डिलीट नहीं होता है। आप जो डिलीट करते हो असल में वो अनइंडेक्स होता है, यानी कि वो कंप्यूटर मानता है कि इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, इसलिए उसको अपनी डिक्शनरी से अलग कर देता है। डिलीट कुछ भी नहीं होता है। पहली बात, जो भी हासिल करना होता है इन्वेस्टिगेटर को, इवन अगर फ़ोन 2 टुकड़े में है तो चिप ऑफ फॉरेंसिक्स आज की दुनिया में आज की तारीख में अवेलेबल है। उसके ज़रिए डेटा को बाहर निकाला जाएगा। हार्ड डिस्क को 2 टुकड़ों में कर दिया गया हो, कोई बात नहीं, डेटा निकलने की संभावना पूरी है। तो पहला सबक कि डिजिटल दुनिया में कुछ भी डिलीट नहीं होता है। ओके। अब अगर अपराधी ने आपसे संपर्क किया या आपसे उसने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया तो इंटरनेट के ज़रिए करेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात। वो फ़ोन कॉल के ज़रिए करेगा। जी। तो वो डिजिटली जब कनेक्ट हो रहा है तो वो अपनी पहचान कितना भी छुपाए, वो अपनी पहचान के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी वो आपके डिजिटल इकोसिस्टम में छोड़ के जा रहा है और उसको पकड़ा जा सकता है। वीपीएन लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने आईपी को मास्क करके लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ने की तकनीक नहीं है। बिल्कुल तकनीक है और पकड़े जाते हैं लोग। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि अगर अपराध ने तरक्की कर ली तो विज्ञान ने तरक्की नहीं की है। सर, मैं दोबारा से दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर आता हूं। तो नौगाम में जब इस पूरे अमोनियम नाइट्रेट को लेकर जाया गया और वहां पर जब उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो वहां पर एक ब्लास्ट होता है, तो आखिर कहां पर चूक हो गई जो कि इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया? देखिए, अपराध को रोकने और अपराध को पकड़ना ये 2 अलग बातें हैं। अपराध को रोकने में फॉरेंसिक का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, अपराधी को पकड़ने में सबसे बड़ा रोल है। देखिए, कहीं ना कहीं चूक या कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का इशू कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से अपराधी हमारे देश में आ गए। और यकीन मानिए कि हमारे देश का इंटेलिजेंस हो चाहे पुलिस हो, आज से अगर 20 साल पहले की पुलिस की बात करें, आज बहुत तरक्की कर चुके हैं। आज 24 घंटे में अपराधी पकड़े जा रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो। आज बड़ा से बड़ा आतंकवादी, उसकी कमर तोड़ दी जाती है। तो नो डाउट हम तरक्की कर चुके हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सर, क्राइम कमिट होने के बाद आखिर एक फॉरेंसिक टीम के पास कितना टाइम होता है कि वो वहां से सबूत जो है वो कलेक्ट कर ले? देखिए, पहली बात कि अच्छा, सबसे बेसिक पे हम आपसे बात करना चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में एक इन्वेस्टिगेटर करता क्या है, या सीन ऑफ क्राइम पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट जब जाता है तो वो क्या ढूंढता है। देखिए जी, सारी कहानी एक ही है कि वो ढूंढता है कि जिस समय अपराध हुआ उस समय क्या हुआ था, यानी कि वो अपनी घड़ी को पास्ट में ले जाना चाहता है। अब अगर जो भी क्राइम सीन है वो इंटैक्ट है, प्योर है, तो उसको पास्ट में यानी कि भूतकाल की वो चीज़ें देखने में ज़्यादा मदद मिलेगी कि अपराधी ने क्या किया था, कैसे किया था, कैसे आया होगा, ये सबूत क्या बता रहे हैं, क्योंकि हर एक सबूत एक कहानी कहता है। बिल्कुल। उस कहानी को समझने के लिए प्योरिटी ऑफ क्राइम सीन इज़ रिक्वायर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जितना कंटेमिनेशन होगा, चाहे आप आरुषि के केस को देख लीजिए या निठारी के केस को देख लीजिए, ये सारा मैस जो है वो एविडेंस के कंटेमिनेशन से हुआ। एविडेंस अगर प्योर होते तो ये इम्पॉसिबल था कि जिसने भी अपराध किया हो, मैं ये कमेंट नहीं कर रहा हूँ किसने किया है, लेकिन जिसने भी अपराध किया हो था वो उसकी सज़ा भुगतता। तो कंटेमिनेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। सर, निठारी वाली केस की आपने अभी बात की, तो आखिर निठारी वाले केस में इन्वेस्टिगेशन कैसे की गई और वहाँ पर फॉरेंसिक टीम ने कैसे, अपने बोलते हैं ना कि वहाँ पर पूरा जो जाकर के इन्वेस्टिगेट किया, तो आखिर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उनको मिली थी? क्योंकि आप एक फॉरेंसिक जर्नलिस्ट भी हैं तो आपने उस पूरे केस को पढ़ा होगा, तो आखिर क्या चीज़ें उसमें अहम जो सबूत थे वो मिले? देखिए, दुर्भाग्य से इतनी बड़ी घटना का मैं गवाह रहा। मैं उस वक्त जर्नलिस्ट भी था और मैंने उस घटना को कवर किया। बहुत सारे सबूत मिले, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आज से 20 साल पहले विज्ञान की ताकत
और आज विज्ञान की ताकत में फर्क है, जाहिर सी बात है। आज हम बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा उन्नत हैं। बहुत सारी तकनीक उस समय नहीं आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से जिसने भी अपराध किया उसको सज़ा नहीं मिल पाई। क्योंकि देखिए, न्याय एक ही होता है और ऑब्जेक्टिव भी एक ही है, चाहे वो फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो या पुलिस हो। इसका मतलब कि आपकी स्किल में कोई ना कोई कमी रह गई, क्योंकि आपने नतीजे हासिल नहीं किए। नतीजा क्या होता है कि न्यायिक प्रक्रिया के जरिए किसी अपराधी को सजा दिलाना। और अगर फॉरेंसिक साइंस या जो पुलिसिंग थी या जो भी इन्वेस्टिगेटर्स थे वो सजा नहीं दिला पाए, तो इसका मतलब वो फेल हो गए, उनकी स्किल में कहीं ना कहीं कमी थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा और नए नौजवानों को ये सलाह भी देना चाहूँगा कि देखो जी, अपराध मत करना। क्यों? क्योंकि विज्ञान के पास आप वो मतलब पकड़ेगा ही पकड़ेगा। दुनिया में आज तक ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ जिसमें सबूत न छोड़े गए हों। आप जितने शातिर हो, आप जितना भी प्लान करके अपराध कर लीजिए, ऐसा असंभव है कि वहाँ पे आपके बारे में सबूत न मिले। और आज का विज्ञान इतना उन्नत है कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल। तो दुनिया में आज तक तो ऐसा क्राइम नहीं हुआ है कि जिसमें कि अपराधी ने कोई सबूत न छोड़ा हो। तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप अपराध मत करिए। बिल्कुल सर। हम कई बार देखते हैं कि जब क्राइम कमिट हो जाता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं और उस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है। तो आखिर उसे कैसे रिक्रिएशन के परफॉर्म किया जाता है वहाँ पर, और कैसे रिक्रिएट होता है क्राइम सीन? देखिए, एक फॉरेंसिक में एक टर्म है और एक तथ्य है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन में प्रोबेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, क्या हुआ होगा। कहानी फिर से वही है कि इन्वेस्टिगेटर को पास्ट में जाना होता है। वो उस वक्त, उस क्षण के अंदर जाना चाहते हैं जिस समय वो अपराध हो रहा था। तो वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी बनाने के बाद जो भी सस्पेक्ट उसमें फिट होते हैं वो उनको रख के एग्जामिन करते हैं कि इस संभावना में सबसे ज़्यादा कौन सा आरोपी फिट हो रहा है। दूसरा, उसका मकसद ये होता है कि अगर जांच कहीं रुक गई हो तो क्राइम को रिक्रिएट करके जांच को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ये भी इन्वेस्टिगेटर समझते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करने के, लेकिन मकसद जो है वो ये होता है कि आखिर उस समय जब भी अपराध हुआ था, जब भी उस आदमी का मर्डर हो रहा था, उस समय हुआ क्या था, ये जानना। मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, वो 20 सालों से जो है वो कहीं दफन है और अचानक से उसे निकाला जाता है, तो उसके सेक्स का, उसके क्या बोलते हैं, जेंडर का, उसके रेस का, और यहाँ तक कि उसके डीएनए का पता कैसे लगाते हैं? देखिए, चाहे 20 साल से बॉडी हो, चाहे 100 साल तक बॉडी हो, पहले तो हमें ये बॉडी की फिजियोलॉजी को समझना होगा। बॉडी में सबसे जल्दी डिकम्पोज होने वाला पार्ट होता है हमारे मस्कुलर्स। हाँ, जितने भी मसल्स हैं, बिल्कुल, ये सबसे पहले डिकम्पोज होते हैं। कितना समय लगता है सर इन्हें डिकम्पोज होने में? देखिए, कोई फिक्स आंकड़ा तो मैं नहीं बता सकता, डिपेंड करता है कि किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह की मिट्टी है, किस तरह के वातावरण में उस बॉडी को दफनाया गया। क्लाइमेट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 40-50 साल बाद भी बहुत सारे बॉडी के बोन सबसे देर में डिकम्पोज होती है, सबसे ज़्यादा देर में डिकम्पोज होती है। टिथ जो हैं वो बहुत देर में डिकम्पोज होते हैं। तो नो डाउट सेक्स का पता लगाया जा सकता है। पेल्विस बोन है, पेल्विस बोन के थ्रू सेक्स का पता लगाया जा सकता है, स्कल के थ्रू पता लगाया जा सकता है, टिथ के थ्रू पता लगाया जा सकता है। और डीएनए भी 10-20 साल तक, अगर सारे सर्कमस्टांसेस ठीक रहे और किस्मत बहुत ख़राब नहीं है इन्वेस्टिगेटर की, तो 25-30-40 साल तक डीएनए भी मिल जाता है, प्रिजर्व रहता है, मतलब मिल जाता है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। मैंने फिर यही कहा कि अगर इन्वेस्टिगेटर की किस्मत ठीक रही, अगर कोई एसिडिक इन्वायरमेंट में है वो, या उन्होंने एसिड ही डाल दिया है, बॉडी ऐसी जगह एसिड डाल के वो कर दिया है, तो थोड़ी मुश्किल होती है। नहीं तो नॉर्मली अगर किसी को दफना दिया गया है तो 20-30-40 साल बाद तक भी ये संभावना रहती है कि उसके डीएनए को लिया जा सके, उसके सेक्स के बारे में पता किया जा सके, उसकी संभावित उम्र के बारे में पता किया जा सके कि वो उसकी उम्र कैसे रही होगी। दूसरा कि क्या किसी तरह के अपराध से उसकी मृत्यु हुई है।
कुछ उसके ऊपर अटैक किया गया था, इसका भी पता लग सकता है, क्योंकि बोन्स जो भी हैं उसमें फ्रैक्चर्स मिलते हैं। उसमें कुछ अगर किसी तरह का मार्क या किसी तरह की इंजरी उसमें है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये इस तरह के वेपन से हुआ होगा, ये इस तरीके की इंजरी हुई होगी। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बॉडी से पता चलती है। सर, अगर मान लीजिए कि बोन्स नहीं टूटे और केवल फ्लैश के ऊपर कोई वार हुआ हो, ब्लड निकल जाने से मौत हो गई हो, तो उसका कैसे पता लगता है फिर उस बॉडी में? देखिए, ब्लड निकलेगा तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से मारा जाएगा तभी निकलेगा, और बहुत सारी बोन्स होती हैं जी भाई। जैसे हमारा केज है, रिब केज, हाँ ठीक है, हमारा रिब केज है, सॉफ्ट बोन्स हैं, हार्ड बोन्स हैं। तो हमारा पूरा शरीर बोन के ढांचे पर ही तो सारी हमारी मसल्स, हमारी जो न्यूरो सिस्टम है, सब कुछ उसी ढांचे पे है। तो कहीं ना कहीं ज़रूर इस बात का निशान होता है। अगर उसको किसी ऑब्जेक्ट से मारा गया है तो बोन्स पे मिलेगा। सर, इसी बात से मुझे एक केस याद आता है मेरठ का, जो ब्लू ड्रम वाला केस था। तो उसके अंदर जो बॉडी है वो सीमेंट के अंदर उसे जमा दिया गया था। तो आखिर वहां पर फॉरेंसिक टीम ने कैसे उसका इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया गया होगा? बॉडी को तोड़ करके निकालना सीमेंट को और फिर उसमें से सबूत ढूंढना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो आखिर इसे कैसे परफॉर्म किया गया होगा? देखिए जी, चाहे बॉडी को किसी भी तरह ड्रम में डाला गया या कहीं भी डाला जाए, बॉडी के अंदर या तो उसको जहर देके मारा गया होगा या किसी चीज़ से मारा गया होगा। तो जहर भी तो अभी बॉडी के अंदर ही है ना। वो केमिकल पार्ट, जहर क्या है, पॉइजन क्या है, एक केमिकल फॉर्मूला है, एक केमिकल कंसंट्रेटिव एक पदार्थ है जी। तो वो अगर शरीर में गया तो वो शरीर में है। तो बॉडी का जब भी पोस्टमार्टम, चाहे वो ड्रम से निकाला जाए, पोस्टमार्टम होगा, उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा उसके केमिकल टेस्ट होंगे, केमिकल एनालिसिस होगा, विसरा टेस्ट होंगे, तो उसमें इस बात का पता लगेगा। दूसरा, ड्रम में जो भी जिस आदमी ने उसको ड्रम में लगाया तो ड्रम पे फिंगरप्रिंट मिलेंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि उसने पैर से उसको ये सब किया होगा। या उस प्रेमाइसिस में, उस कमरे के अंदर बहुत सारे फिंगरप्रिंट या सलाइवा या हेयर का कोई टुकड़ा या फुटप्रिंट, मतलब ऐसा तो असंभव है कि कुछ ना मिले। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली होंगी जिससे जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जिनको कि आरोपी को पकड़ा गया है, उनको सज़ा दिलाने के लिए मतलब भर के सबूत होंगे। सर, आपने क्राइम को इतने सालों से कवर किया, तो आखिर कभी आपने जब कोई केस ऐसा देखा हो जहाँ पे आप खुद स्तब्ध रह गए हो, आप खुद सो ना पाए हो कि यार ये कैसी चीज़ देख ली मैंने, और वहाँ पे आपको घृणा भी हुई, थोड़ा सा घिनौना भी लगी वो चीज़, और आप घबरा भी गए? देखिए, दो केस हमेशा से मेरे लिए बहुत दुख का विषय है। एक गुड़गांव में एक स्कूल में बच्चे का, बड़ा नामी स्कूल है रियान, जहाँ एक बच्चे का जी हत्या हुई थी। बिल्कुल। और उस हत्या के आरोप में वहाँ के बस के जो कंडक्टर हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। और उन कंडक्टर ने मीडिया के कैमरों के सामने ये बयान दिया कि हाँ, मैंने ही मारा। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेट किया और सारी चीज़ों को जब फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने वहाँ पे सबूत इकट्ठे किए तो पता चला कि वो तो निर्दोष था, उसने तो मारा ही नहीं था। और उसी स्कूल के एक बड़े बच्चे ने इस अपराध को किया था। उसको गिरफ्तार किया जांचकर्ताओं ने, अदालत के सामने ले गए। अभी भी वो क्रिमिनल ट्रायल का सामना कर रहे हैं जो आरोपी हैं। तो लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अब उस ड्राइवर को जितनी बुरी तरीके से लोगों को दिखाया गया या मीडिया ने दिखाया, उसको दोषी बताया और किसी दबाव में उसने भी कहा हाँ मैंने मारा, लेकिन जब वो बरी हुआ, जब जांचकर्ताओं ने उसको बरी करके दूसरे को कहा कि नहीं इसने नहीं मारा है, इन लोगों ने मारा है, तो वो अपनी बेगुनाही साबित करने कहाँ जाए आखिर? अच्छा सर, उसमें कैसे पता लगा कि उस बच्चे ने ही मारा है उसके अंदर? देखिए, जांचकर्ताओं ने ब्लड स्प्लैटिंग को एनालिसिस किया कि जो खून वहाँ पे गिरा, जो बच्चे के बॉडी पे मार्क्स थे, जैसे उसका गला स्लिट किया गया था, और जो आरोपी था उसके जो सामने खून के निशान थे, उसका एनालिसिस हुआ। देखिए जी, कभी भी किसी को भी मारा जाएगा अगर उसका गला कटा है, और गला कोई सामने से खड़ा होकर तो नहीं वो करेगा, पीछे से अगर कोई किसी का पकड़ के गला वो करेगा तो जो जिसने भी मारा है उसके सामने खून नहीं लगेगा। क्योंकि वो तो पीठ की तरफ है। पीठ की तरफ है, हाँ। लेकिन जो ड्राइवर था उसके सामने ब्लड था। तो और दूसरा जो भी वहाँ फुटप्रिंट्स मिले, जो भी वहाँ फिंगरप्रिंट्स मिले, जो भी वहाँ बाकी सबूत मिले, वो सब इशारा कर रहे थे कि नहीं, ये ड्राइवर ने नहीं किया है। तो बहुत सारे सबूतों ने बताया कि ड्राइवर ने नहीं कहा। देखिए, सबूत वो है, एविडेंस क्या है? एविडेंस है जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे।
अब कोई भी चीज़ मिल जाए, अगर हमें वो उत्तर नहीं दे रही है तो वो एविडेंस नहीं है। एविडेंस वो है जो हमारे सवाल का जवाब दे दे। तो एविडेंस वहाँ जो भी मिले, उन्होंने जवाब दिया कि इस ड्राइवर ने नहीं मारा था, इस क्लास के इस बच्चे ने मारा था, सारे सबूत मिले और उसकी गिरफ्तारी हुई। सर, ये तो हो गई पहली कहानी, और दूसरी कहानी क्या थी? देखिए, आपको याद होगा बदायूं में कुछ लड़कियों के आज भी वो इंटरनेट पे तस्वीरें कभी कभी वायरल होती हैं, जिसमें 2 बहनें फांसी के फंदे पे लटक गई थीं और उनको उनके रेप और हत्या के आरोप में 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में जब सीबीआई ने इसको जांच की और इसके फॉरेंसिक जांचकर्ताओं ने इसकी परतें उधेड़ना शुरू की, तो पता चला कि वो 5 निर्दोष थे और नए आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया गया और उन पर चार्जेस फ्रेम किए गए। और उसमें कैसे इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हुई थी? देखिए, वैज्ञानिक, सारे वैज्ञानिक सबूत थे और वो अदालत में रखे गए और उनको बरी किया गया। लेकिन सवाल यह है कि उन 5 बच्चों पे जो आरोप लगे, उनका तो जीवन खराब है। आज वो पेपर लेके कहीं भी जाए कि मैंने नहीं किया, लेकिन इतनी बार वो टीवी पे आ गए कि वो ख़त्म हो गए। तो देखिए, फॉरेंसिक साइंस को पहली ही स्टेज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि पुलिस से जो गलतियां होती हैं वो ना हो। दूसरा, ये समझना पड़ेगा कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट सिर्फ सबूतों को स्टडी करने के लिए बना है, पुलिस के पास शायद वो क्षमता नहीं है। तो पुलिस को फॉरेंसिक साइंस की मदद स्टार्टिंग में लेनी होगी। दूसरा, भारत का जो इन्वेस्टिगेशन करने का इकोसिस्टम है, उसके ग्रामर में थोड़ी प्रॉब्लम है। आपने एफआईआर लिखाई और थानेदार घर पे पहुंच के गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद सबूत ढूंढे जाते हैं। तो सबूत ढूंढे जाते हैं क्योंकि आपने गिरफ्तार तो पहले ही कर लिया, अब आप वही सबूत ढूंढोगे जो उसको दोषी ठहराएंगे। तो इसका मतलब ये बायस्ड इन्वेस्टिगेशन है। आपको करना ये चाहिए कि किसी पे आरोप लगे तो पहले सारे सबूतों को लीजिए, पहले उसकी जांच करिए, फिर उसको गिरफ्तार करिए। और अगर वो बरी है तो उसको गिरफ्तार मत करिए, अगर वो निर्दोष है तो गिरफ्तार मत करिए। यहाँ तो आपने पुलिस वाले से एफआईआर में नाम लिखवा दिया तो ये तय हो गया कि आप गिरफ्तार हो गए। ये बाद में पुलिस फैसला करेगी कि आपके खिलाफ सबूत है कि नहीं। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा जो आपको दहला गया हो? पर्सनली आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को देख करके, मतलब एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा दहल गए हो अंदर से। देखिए, बच्चों के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं, जो भी अपराध हो, वो बहुत दर्द देते हैं। वो ये बताते हैं कि देखिए, चाहे फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो या पुलिस हो, दोनों में कोई भी हो, दोनों का पास और फेल किस बात पे डिपेंड करता है कि अपराधी उनसे ज़्यादा स्मार्ट ना हो। ठीक है। तो देखिए जी, पुलिस वाला जब भी किसी को पकड़ता है और वो छूट जाता है, या पुलिस वाला नहीं पकड़ पाता है, या फॉरेंसिक साइंटिस्ट ये प्रूव नहीं कर पाता है, तो सबसे ज़्यादा दुखी वही होता है क्योंकि वो फेल हुआ है और इस फेल का दर्द जो है वो उसको महसूस होता है रात में। तो बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो बहुत ही मुश्किल होता है देखना। कोई ऐसा केस जो बहुत चैलेंजिंग हो, बहुत चैलेंजिंग आपके लिए? देखिए, एक हाल ही में केस आया था हमारी लेबोरेटरी में। लग्जर लैब में एक महिला आई और उन महिला ने एक वीडियो दिया कि मैट्रिमोनियल का विवाद था उनका। अच्छा। उन्होंने वो वीडियो दिया और बताया कि देखिए, मेरे पति इस वीडियो के आधार पे मुझसे तलाक मांग रहे हैं और ये वीडियो गलत है। हम लोगों ने उस वीडियो को देखा, हमें लगा कि नहीं, ये वीडियो ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि आप अपने पैसे वेस्ट मत करिए, आप अपना समय मतलब एक बार देख लीजिए कि वीडियो तो ठीक लग रहा है, अगर ठीक होगा तो हम ठीक की ही रिपोर्ट देंगे, तो ऐसा ना हो कि ये रिपोर्ट आपके खिलाफ चली जाए। तो उन्होंने कहा, यार कैसी बातें कर रहे हैं, मैं इस वीडियो में हूँ ना, जब मैं ही नहीं पहचानती इस आदमी को तो ये वीडियो सही कैसे हो सकता है। तो ये कमिटमेंट उनका हम लोगों को बड़ा वो लगा, तो हम लोगों ने कहा इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। उस वीडियो को हम लोगों ने जांच के लिए लिया। फोटोमेट्रिक तकनीक होती है, फोटोमेट्रिक। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो ये लाइट एक दिशा से आ रही है, तो मेरे चेहरे और मेरे शरीर पे और आपके शरीर पे एक ही अनुपात में आनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम एक जगह बैठे हैं, एक ही वातावरण में बैठे हैं। जब हम लोगों ने उनके वीडियो को एनालाइज करना शुरू किया तो पता चला कि जो नासल पैसेज है लड़की का और लड़के का, उस पर शेडोज़ का जो डायमेंशन था वो अपोजिट था। जिस तरह के शेडोज़ उस पर आने चाहिए थे उस लाइट कंडीशन में, उस तरह के नहीं थे। तो लाइट की स्टडी के बाद हमने ये पाया कि वो वीडियो में दोनों व्यक्ति सेम नहीं है, मतलब उस जगह के नहीं है। मॉर्फ तो नहीं थी? मॉर्फ तो वीडियो नहीं थी वो? नहीं, वो मॉर्फ 2 वीडियो को शूट करके एक साथ मर्ज किया गया था।
फिर हम लोगों ने उनसे आइडेंटिफाई कराया। एक्चुअली वो बाथरूम का में शूट किया हुआ था। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि जो ये टूथब्रश रखा है इसको आप पहचानती हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं पहचानती हूँ। ये जो शैम्पू रखा है इसको पहचानती हैं? हाँ मैं पहचानती हूँ। लेकिन आधे पोर्शन के सामान को वो नहीं पहचान पा रही थी, आधे को पहचान पा रही थी। लाइट कंडीशन भी यही कर रही थी। तो बाकी जब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की, 3D मैपिंग की, उसकी 3D स्कैनिंग की, उसके इमेज को हम लोगों ने रिकन्स्ट्रक्ट किया, उनके बाथरूम में जाके उसकी कैलकुलेशन को किया, और हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी कि ये वीडियो जेन्युइन नहीं है। और जिस आधार पे जेन्युइन नहीं था वो ये था, हुआ ये था कि उन्होंने अपने ही दोस्त से उसके बाथरूम में अपनी पत्नी को एक जगह शूट किया और अपने दोस्त से एक एक्ट कराया, और दोनों वीडियोज़ को उन्होंने AI के ज़रिए मर्ज किया। तो इस तरीके के भी अपराध आते हैं। सर, AI की बात आपने की, तो आखिर AI जो है आज के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है, एक तरीके से ना डिफ़िकल्टी बन गया है AI। तो आखिर उसे इन्वेस्टिगेट करना और उसमें कैसे जो है एक इंसाफ दिलाना पॉसिबल होगा देखो आपके लिए? कोई चुनौती नहीं है। कैसे सर? पकड़ा जाएगा, हर आदमी पकड़ा जाएगा, जो अपराध करेगा वो पकड़ा जाएगा। उसका रीज़न है जी। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो हम और आपका जो वोकल ग्लैंड्स हैं, हमारी आपकी, चूंकि हम इंसानी शरीर हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, एक नेचुरल वेरिएशन है। लेकिन AI से अगर यही बातचीत कराई जाएगी तो वो एक फिक्स पैरामीटर पे होगी, क्योंकि तो एक कैलकुलेशन है। बिल्कुल, वो तो एक डिजिटल कैलकुलेशन है। लेकिन हम और आप बात कर रहे हैं तो ये डिजिटल कैलकुलेशन नहीं है, तो ये नेचुरल वेरिएशन है। तो ऐसा नहीं है कि पकड़ना मुश्किल है। बिल्कुल। दुनिया का ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसको कि पकड़ा ना जा सके। और रही बात देखिए अच्छाई और बुराई की, तो ऐसा नहीं है कि सतयुग में अपराध नहीं होते थे। ठीक है, भगवान राम जब थे उस समय भी सीता माता का अपहरण हुआ, वो एक क्राइम था। बिल्कुल। ठीक है, आज की डेट में अपहरण किडनैपिंग का सेक्शन लगता है, तो वो भी तो एक तरह का किडनैपिंग ही था ना। तो अपराध तो उस समय भी थे, लेकिन उस समय अच्छी ताकतें ज़्यादा थी और बुरी ताकतें कम थी। तो समाज के इस बैलेंस को हमें बना के रखना होगा कि अच्छे लोग ज़्यादा हों और बुरे लोग कम हों, क्योंकि अगर बुरे लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो सोसाइटी में इम्बैलेंस हो जाएगा। अच्छा राय सर, आपने कभी कोई ऐसा केस हैंडल किया हो जो काफ़ी हाई प्रोफाइल हो, सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ हो या फिर पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ हो? देखिए, एज अ लेबोरेटरी, चूँकि हम लोग नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं तो वो बातें तो नहीं कर सकते, और बहुत सारे केसेस उसमें कोर्ट में रिपोर्टें लगी हुई हैं। लेकिन एज अ फॉरेंसिक जर्नलिस्ट जितने दिन भी मैं रहा, उतने दिन बहुत सारे ऐसे केस हुए। जैसे एक मुंबई में एक एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया था, सुशांत राजपूत का केस था, और माफ़ करिएगा बहुत बुरी भूमिका रही थी उस समय मीडिया की। चाहे सुशांत राजपूत का केस हो, चाहे आरुषि का केस हो, इसमें मीडिया की भूमिका बहुत बुरी थी। उसका रीज़न ये था कि भाई क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए या पॉलिटिक्स को रिपोर्ट करने के लिए या खेल को रिपोर्ट करने के लिए आपको विशेषज्ञ लोग चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक BA किया हुआ बच्चा जो है वो सब कुछ कर लेगा। तो ये मीडिया इंडस्ट्री को सोचना होगा कि भाई जिसको क्राइम रिपोर्ट करने के लिए ला रहे हो उसने कुछ क्राइम से जुड़ी हुई पढ़ाई की हो, जिसको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बना रहे हो उसने खेल के क्षेत्र में कुछ किया हो, जिसको आप पॉलिटिक्स कवर करा रहे हो पॉलिटिकल साइंस से उसने कुछ पढ़ा हो, तो देखिए एक्यूरेसी होगी। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि चूंकि सुशांत के पैर जो है वो बिस्तर से टच कर रहे थे इसलिए आत्महत्या नहीं है। ये पूरी तरह से गलत है। पार्शियल हैंगिंग सबसे ज़्यादा होती है, जेलों में घुटने पे बैठ के नाड़े से आत्महत्याएं होती हैं। पार्शियल हैंगिंग होती है, सबसे ज़्यादा पार्शियल हैंगिंग होती है। तो इससे ये नतीजा निकाल लेना और पूरे देश को ये बताना कि चूंकि पैर टच कर रहा था इसलिए ये नहीं हो सकती है, ये फांसी नहीं हो सकती है, जबकि घुटनों के पे बैठ के भी सुसाइड्स हुए हैं और होते हैं। दैट्स कॉल्ड द पार्शियल हैंगिंग। फुल हैंगिंग में पूरी बॉडी लटकती है। तो देखिए इसमें दो नुकसान होते हैं। एक तो जनता का जब गलत जानकारी मीडिया के ज़रिए समाज में जाती है तो जनता का अविश्वास न्याय प्रक्रिया पे होता है। दूसरा, जो भी न्याय करने बैठा है
या जो भी जांच कर रहा है वो भी एक इंसान है, वो इस मीडिया की हाइप से प्रभावित होता है, तो न्याय में वो बाधक बनता है। तो मेरा कहना ये है कि भाई अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आना चाहिए, या विशेषज्ञ ना हो लेकिन बेसिकली ऐसे बैकग्राउंड से हों जो बेसिक गलतियां ना करें। तो आखिर उस केस का मतलब एक तरीके से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या था, सुसाइड था या मर्डर था, आज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर। देखिए, ये तय करना अदालत का काम है और अदालत ने तय भी किया ये क्या था, वो सुसाइड था। तो अंतिम पड़ाव जो है वो अदालत ही है। प्रॉब्लम तब आती है जब समाज में लोग अदालत बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। देखिए, समाज का हर अंग जो उसको काम दिया गया है वो काम करे, अनबायस्ड होके करे। ट्रायल करना कोर्ट्स का काम है। पुलिस जो है वो जज बन जाती है, वो पहले ही तय कर लेती है कि आप अपराधी हो। जांचकर्ता जज बन जाता है कि आप अपराधी हो। अरे भाई, आपका काम सबूत इकट्ठे करना है, आपका काम आरोप लगाना है, और उस आरोप को जांचना अदालत का काम है। सर, मर्डर जांचने दीजिए। जी सर, मर्डर और एक तरीके से सुसाइड को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप, उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं और आखिर उनमें से डिफरेंस कैसे निकालते हैं? मान लीजिए एक बॉडी है, उसको कोई लटका भी सकता है मारने के बाद, तो आखिर उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं? देखिए, मर्डर और सुसाइड के दोनों के पूरी तरह से अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अच्छा, ठीक है, मारने से पहले किसी को लटकाया जाएगा, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या होती है? जान ही होती है ना जी। जी बिल्कुल, ये तो किसी को भी अगर लटकाया जाएगा तो रेजिस्ट करेगा, वो फाइट करेगा, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। उसमें मार्क्स आएंगे, इंजरीज आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा लिगेचर मार्क होता है। लिगेचर मार्क कभी भी बॉडी जब लटकती है तो चूंकि उसकी हैंगिंग पोजीशन ऊपर होती है, तो सुसाइड है तो वो नॉर्मल फेज में वो ऊपर होगी, यानी कि वी शेप बनेगा, क्योंकि भारी चीज़ नीचे लटकेगी। बिल्कुल। किसी को सामने से अगर दबा के मार के और लटकाया गया तो राउंड शेप बनेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे डिसाइड होता है कि ये आत्महत्या है या ये हत्या है। सर, अभी एक हाल ही में निक्की भाटी का केस देखे तो उसमें पूरे बॉडी को बर्न कर दिया गया था। तो आखिर एक जली हुई बॉडी से कैसे आप जो है सबूत इकट्ठा करते हैं और कितने देर तक जो वहाँ पर सबूत हैं वो प्रिजर्व रहते हैं? देखिए, बॉडी मतलब जल भी जाती है, फिर भी कुछ बोन्स के अंश रहते हैं। वो कौन कौन से बोन्स होते हैं सर? देखिए, सबसे हार्ड बोन जो है हमारी टिथ है। हाँ, कुछ और बोन्स हैं जो बचती हैं। तो इट्स डिपेंड कि बॉडी किस तरीके से जली है, कितनी जली है। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सबूत मिलने की संभावना उसमें रहती है, और बहुत ज़्यादा रहती है। सर, कहीं पर मर्डर हो गया मान लीजिए, ठीक है, और वहाँ पर ब्लड स्पॉट्स गिरे हैं, तो क्या उन ब्लड स्पॉट्स को देख करके भी पता लगाया जा सकता है कि आखिर मर्डर किस तरीके से हुआ है? मान लीजिए कहीं पे छोटे ब्लड क्लॉट्स हैं और कहीं पे बड़े ब्लड स्पॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उससे कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है? देखिए, ब्लड स्प्लैटिंग एनालिसिस होती है। अच्छा, उसमें जैसे ब्लड अगर राउंड शेप में ड्रॉप गिरी है और उसमें डायमंड टाइप का शेप आ रहा है, तो इसका मतलब ब्लड 90 डिग्री या ऊपर से गिरा है। अगर ब्लड का जो डायमेंशन है वो कुछ ऐसा पूंछ की तरह है जी जी, तो इसका मतलब कि ब्लड जो है जिधर पूंछ है उस डायरेक्शन से ब्लड आया है। तो ब्लड का डायरेक्शन, ब्लड की हाइट, ब्लड का जो भी डायमेंशन वहाँ पड़ा है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ब्लड स्प्लैटिंग एनालिसिस में ये डिसाइड किया जाता है, इसका आकलन किया जाता है कि कितनी दूर से गोली मारी गई, या चाकू मारा गया, किस दिशा से मारा गया, क्रिमिनल किस दिशा से आया होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड गिरना भी वो उस शरीर से गिरा है, और तब गिरा है जब उस पर फाइनल जो भी हथियार है उससे उसका कनेक्ट हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ब्लड बताता है, और ब्लड स्प्लिटिंग एनालिसिस यही है। ओह सर, एक ना मेरे मन में सवाल आया कि मान लीजिए एक स्कल है, ठीक है, वो कई हिस्सों में जो है उसे तोड़ दिया गया। मान लीजिए किसी को पत्थर से मार मार के उसका सिर फोड़ दिया गया, और वो मान लीजिए 30 से 40 हिस्सों में उसका जो स्कल है वो मिलता है। तो क्या दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके उसके पूरे स्कल को पता लगाया जा सकता है कि वो इंसान कौन था? ऐसा हो सकता है पॉसिबल? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें देखिए, जो भी बोन के पार्ट्स हैं उन बोन के पार्ट्स को तो रिकंस्ट्रक्ट किया ही जाएगा। देखिए, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी यही है, उसमें यही होता है। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में यही होता है कि बोन अगर कई टुकड़े में हो तो उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, ये समझा जाए कि ये सबसे पहले तो बोन किसकी है, क्या पुरुष की है या स्त्री की है। उसके बाद दूसरी जानकारी कि भाई इसकी उम्र क्या होगी, क्या ये बच्चा है या ये नौजवान है या ये
लेट एडल्ट स्तर का है। वो ये स्कल के साइज पे भी डिपेंड करता होगा सर? हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, उस साइज पे भी डिपेंड करता है। अब तो 3D स्कैनिंग टेक्निक आ गई कि मान लीजिए कि 100 टुकड़े उसके हैं और 2 टुकड़े खो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, 98 टुकड़े ही हमारे पास हैं रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए। तो उस पर 3D इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिकन्स्ट्रक्ट करने के, डिजिटली रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, तो बिल्कुल रिकन्स्ट्रक्शन होता है। सर एक केस था आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, उसने पूरे देश को दहला दिया, रेप केस था। तो आखिर उसमें फॉरेंसिक टीम ने कैसे इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म किया था, उसके बारे में ज़रा बता दीजिए। देखिए, कैसे किया था तथ्यात्मक रूप से तो मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं था। लेकिन कैसे करना चाहिए ये मैं जरूर ये मैं ज़रूर बता दूंगा। देखिए, रेप केस में 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जी। एक तो विक्टिम का शरीर, क्योंकि वो अपराध का हिस्सा रहा है, उससे बहुत सारे क्लूज मिलते हैं। जो भी सीन ऑफ क्राइम है, देखिए कोई भी अपराध होता है, अगर जिंदा कोई व्यक्ति है, आप समझ सकते हैं वो अपनी बचाने की कितनी कोशिश करता है। वो लोगों को रोक रही होगी, वो लोगों को पकड़ रही होगी, तो नोच रही होगी, तो नेल्स के अंदर छोटे छोटे टिश्यूज जा सकते हैं उसके। हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा कि उनका सलाइवा अपराधियों का वो कहीं कपड़े पे गिर सकता है या आसपास मिल सकता है। बाल नोच के हो सकता है एक आध हेयर मिल जाए। तो उन सारे सबूतों को, एक भी सबूत या एक भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा जो भी पार्टिकल वहाँ पड़ा, उसको सीज करना चाहिए। बॉडी को क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए। सारी चीज़ें जितने भी वहाँ पे बायोलॉजिकल ड्रॉपलेट्स मिले हों, उन सब का कोशिश करनी चाहिए कि डीएनए स्ट्रक्चरिंग कराएं, प्रोफाइलिंग कराएं। तो ऐसा नहीं कि सबूत नहीं मिलेंगे। देखो, अपराध हुआ है तो सबूत है, क्योंकि लोकार्ड की थ्योरी के हिसाब से कोई भी वहाँ आया है तो वो कुछ छोड़ के गया है और वो वहाँ से कुछ लेके गया है। तो जो छोड़ के गया है पहले उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जो लेके गया है जब हम पकड़ेंगे तो उससे हम स्टेब्लिश कर लेंगे। कितना डिफिकल्ट होता है एक गैंग रेप और रेप के बीच में अंतर पता लगाना? जी बहुत आसान है। कैसे? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब मल्टीपल आपको सैंपल्स मिले, जब मल्टीपल डीएनएज मिले, जब बॉडी पे मल्टीपल बायोलॉजिकल चीज़ें मिले, तो इसका मतलब कई लोगों ने किया है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये तो सबसे पहले और बड़ी आसानी से बताया जाता है कि ये गैंग रेप का केस है या रेप का केस है। सर मैं क्वांटम फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, आपको बता दूँ, तो मेरी ना एक जिज्ञासा आई कि एट वेरी क्वांटम लेवल आखिर वो कौन कौन से डीएनए सैंपल्स हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि अपराधी कौन था। मान लीजिए कि जैसे कि कौन कौन से ऐसे क्लूज मिलते हैं क्वांटम लेवल पर, छोटी छोटी वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है आरोपी का। जैसे मान लीजिए बाल की बात कर लेते हैं, तो इस तरीके से क्या क्या चीज़ें? देखिए, टिश्यूज होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। सेल्स होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे ब्लड हो गया, हेयर हो गए, टिथ हो गया, बोन हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों से डीएनए मिल सकता है। डीएनए से आपका पेरेंटल चीज़ें पता लग सकती हैं, आपका रेस पता लग सकता है, आप एशियन हैं, आप अफ्रीकन हैं, आप यूरोपियन हैं, आप कौन हैं। ठीक है। इवन बहुत सारी दूसरी टेक्निक्स हैं जहाँ पे डीएनए के डेटाबेस के ज़रिए भी स्टडी किया जाए, आजकल भारत में भी शुरू हो गया है। डेटाबेस से ये बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति महाराष्ट्र का है या दिल्ली का है। अच्छा, यहाँ तक पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इन जगह के लोगों के डीएनए का डेटाबेस के ज़रिए इस चीज़ को एग्जामिन किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें डीएनए से पता लग सकती हैं और बॉडी में बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो डीएनए की इन्फॉर्मेशन देती हैं। किसी ने कुछ खा लिया, ठीक है, उसके बाद उसका मर्डर हो गया, तो उसने वो चीज़ कहाँ से खाई थी और क्या चीज़ें खाई थी उसका भी पता लगाया जा सकता है। और वो डाइजेशन क्या परफॉर्म होते रहता है जब अगर इंसान की बॉडी मर जाती है, तो उसके बावजूद क्या डाइजेशन परफॉर्म होता है? नहीं जी, देखिए, बॉडी डेथ जो है वो सभी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के रुकने को ही कहते हैं। तो अगर कोई मृत्यु किसी की हो गई हो तो सारी चीज़ें वो स्टॉप हो जाती हैं, जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन है वो स्टॉप हो जाते हैं। यानी कि जितना लीवर में खाना है वो उतना वहीं रहेगा। अच्छा, जितना किडनी में जो भी चीज़ें हैं वो वहीं रहेंगी। तो ये भी एक पोस्टमार्टम के दौरान ये बड़े एलिमेंट होते हैं जिसमें एग्जामिनर जो है, फॉरेंसिक मेडिसिन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इस चीज़ को एग्जामिन करते हैं कि इसने क्या खाया था,
अब जो भी मटेरियल है उसको केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाता है कि इसमें चेक करो कि इसमें कोई केमिकल कंपाउंड तो नहीं है, कोई जहर या टॉक्सिक एजेंट तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल की जाती हैं। सर पर ऐसा कहते हैं कि जब बॉडी मर जाती है उसके बावजूद बाल जो है वो ग्रो होते रहते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल ये सब मिथ है। अच्छा। डेथ का मतलब, कंप्लीट डेथ का मतलब, ब्रेन डेथ का मतलब कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और किसी भी तरह का बायोलॉजिकल फंक्शन अब उसके शरीर में नहीं हो सकता है। अगर होने की ज़रा भी संभावना है तो उसको डेड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। कि कोई भी बायोलॉजिकल पैरामीटर अगर परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब उसमें जीवन है जी। और जीवन है तो मेडिकल प्रोफेशनल उसको पहले उसकी संभावनाओं को देखेंगे कि इसको बचाया जा सके। डेड वो तभी डिक्लेयर करेंगे जब व्यक्ति ब्रेन डेड हो चुका होगा। सर आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई, जानकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर से खुशी भी हो रही है और इतना इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद इंसान को पता लग जाता है कि आखिर कैसा, और हमारे उम्मीद करता हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज़ें पता लग रही होंगी कि आखिर एक फॉरेंसिक टीम कैसे सारा वर्क अपना जो है परफॉर्म करती है और एक केस को कैसे इन्वेस्टिगेट करती है। इसी में आगे बढ़ते हैं। सर पीपल से दैट प्रिवेसी इज़ अ मिथ, तो क्या हमारे DNA सैंपल्स, हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है? देखिए जी, प्राइवेसी अब सपना है इस डिजिटल दुनिया में। डीएनए और बायोलॉजिकल चीज़ों को अलग कर दीजिए। अच्छा। प्राइवेसी सपना है क्योंकि हम अपनी जानकारियां इतनी जगह बांट चुके हैं डिजिटल दुनिया में कि अब कोई भी चीज़ हमारी प्राइवेट नहीं है। हम अपनी फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, हमने अपनी बहुत सारी जानकारियां डाल रखी हैं, तो प्राइवेसी तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, डिलीट कुछ भी नहीं होता, यानी कि एक बार कोई चीज़ हमने डिजिटल इकोसिस्टम में भेज दी तो अब हमारे पास उसे वापस लेने का ऑप्शन नहीं है। हमने अपने फ़ोन, जो कि हमें खुद से ज़्यादा हमारे बारे में मेरा फ़ोन जानता है, ये तो है। अब उस फ़ोन का एक्सेस हमने इतने एप्लीकेशंस, इतने इकोसिस्टम, इतने सर्वर्स को दे रखा है कि वो रोज़ चूस रहे हैं हमारे डेटा को। मतलब हम एक बाज़ार हैं और हमारी हर जानकारी एक बाज़ार में बेची जा रही है। तो प्राइवेसी तो एक पूरी तरह से मिथ है। मैं ये सलाह दूंगा कि आप अपनी जानकारियों को बिल्कुल इस बाज़ार में मत दीजिए। आपको अगर ऐप का इस्तेमाल करना है, मान लीजिए कैलकुलेटर ऐप है और वो आपसे कैमरे की एक्सेस मांग रहा है, वो आपसे माइक्रोफोन का एक्सेस मांग रहा है, क्यों मांग रहे हो भाई? नहीं, मुझे यूज़ करना है, आप यूज़ मत करिए, क्योंकि उस कैलकुलेटर को नहीं यूज़ करके आप बहुत बड़े ख़तरे से बच जाओगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप बाज़ार में आपकी जाने से बच जाएगी। लेकिन आदमी नहीं सोचता है, वो एग्री करके वो सारी परमिशन सबको दे देता है। मत दीजिए। सर सोशियोपैथ और साइकोपैथ के बीच में आखिर डिफरेंस क्या होता है? आखिर इन दोनों टर्म्स को अगर हमें एक तरीके से बांटना हो तो इनमें से डेंजरस कौन सा सबसे ज़्यादा है? देखिए, बड़ी एक छोटी सी बात बताता हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग। जी बताइए सर। सामान्य और असामान्य का फर्क। क्राइम क्या है भाई? मुझे आपको ये पता है कि गोली मारना बुरी बात है। बिल्कुल। यानी कि हमारी साइकोलॉजी सही स्थिति में है, जो अच्छे और बुरे के फर्क को समझ रही है, इसलिए हम और आप अपराधी नहीं हैं। अब एक अपराधी को देखिए, उस अपराधी के बिलीफ सिस्टम में, उसके साइकोलॉजिकल सिस्टम में गोली मारना बहुत बुरी बात नहीं है, तभी तो मार रहा है। हाँ बिल्कुल, इंटेंशन। तो यानी कि वो मानसिक तौर पे एबनॉर्मल है, हम नॉर्मल हैं। तो कोई भी चीज़ जो एबनॉर्मल है वो तो खतरनाक है। उसी तरह ये दोनों स्थितियां खतरनाक हैं। तो सामाजिक तौर पे बिल्कुल ये तय होना चाहिए और सरकारों को स्कूली शिक्षा में मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारी कोशिशें करनी चाहिए, डिजिटल अवेयरनेस को लेके कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक देश के तौर पे, देश क्या है? देश हमारे यहाँ के करोड़ों लोगों से मिलके बना है। बिल्कुल। अगर जितने पढ़े लिखे लोग हमारे इस देश में होंगे, जितने जागरूक लोग होंगे, तो हमारा देश मजबूत है। हमारे अकेले के जागरूक होने से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम देश की बात करते हैं तो देश लोगों से है, वरना देश क्या है? तो सरकारों को एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करके जो भी चैलेंजेस आज हैं, जिसके लिए हमें 20 साल बाद तैयार होना है, तो आप क्लास 5 से क्लास 8 में, क्लास 10th में आप अपनी इस पीढ़ी को तैयार करिए, ताकि 10 साल बाद जब ये समाज में आए तो एक मजबूत कंट्री के तौर पे हम बने।
क्योंकि लोगों से ही कंट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्राइम में ना इंटेंशन बहुत मैटर करता है, तो आखिर एक इंसान का इंटेंशन कैसे पता लगाया जा सकता है? मान लीजिए किसी ने फोर्सफुली मर्डर किया और एक इंसान से मर्डर हो गया, तो इसे कैसे फॉरेंसिक टीम जो है डिफरेंशिएट करती है? देखिए, बड़े सारे फैक्टर होते हैं कि फॉरेंसिक के अलावा जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी असेसमेंट करते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स को मिला के देखा जाता है। तो क्राइम जो रेज में हो जाता है, गुस्से में हो जाता है या नशे की हालत में हो जाता है, कानून भी उसको लेके थोड़ा नर्म है, लेकिन बाई इंटेंशन क्राइम को लेके कानून भी बहुत सख्त है, वो आपको ज़्यादा सज़ा देगा। तो ये फ़र्क विज्ञान कर लेता है। अब भाई देखिए, बड़ी छोटी सी बात है, अगर मैं प्लान हूँ या मैं एक अपराधी हूँ, तो मैं जाऊँगा और जिस साइड में हार्ट है एक गोली मार के और मैं निकल जाऊँगा। जो शार्प शूटर होते हैं बहुत ज़्यादा गोली नहीं मारते, एक सिंगल वन राउंड एक गोली दो गोली मार के और चले गए, उनको पता है। लेकिन अगर रेज जहाँ गुस्सा है तो वो आप पे हो सकता है पूरी मैगजीन खाली कर दे, मल्टीपल फायरिंग, बिल्कुल वो पूरी मैगजीन हो सकता है, चाकू मार रहा है तो वो मतलब 150 वार कर दे। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे पता लगता है कि ये पेशेवर लोगों ने हत्या की है या किसी विवाद में हत्या हुई है या किसी गुस्से में हत्या हुई है। सर, कोई ऐसा केस जिसमें एक बहुत सी छोटी सी चीज़ ने जो है पूरा केस सॉल्व कर दिया हो, एक बहुत छोटे से सबूत ने पूरे केस को ना एक अलग दिशा दे दी हो? या फिर देखिए, दिशा दी है नहीं दी है, एक छोटे से सबूत ने बहुत सारी दिशा बिगाड़ जरूर दी थी। ये एक ऐसा केस मेरी जानकारी में, बताइए प्लीज़। ये भारत का केस नहीं है, ये बाहर का केस है। तो हुआ ये कि वहाँ पे हत्या एक हुई, वहाँ से एक अननोन डीएनए मिला, वहाँ से 500 किलोमीटर दूर फिर हत्या हुई, वहाँ भी सेम डीएनए मिला, फिर एक जगह हत्या हुई, फिर डीएनए मिला वही। तो वहाँ के मीडिया ने इसको एक एविल के तौर पे और एक साइकोपैथ और एक सीरियल किलर के तौर पे वो करना शुरू कर दिया। और सरकारें भी परेशान, पुलिस भी परेशान कि इस टाइप का मतलब ये एक ही डीएनए कैसे मिल रहा है। तो रेलवे टिकट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब चेक होने लगे, कौन सा ऐसा आदमी है जो इन जगहों पे विजिट कर रहा है, कुछ पता नहीं चल पाया। एक रिसर्चर थी जिन्होंने इस पर रिसर्च करनी शुरू की और उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि जो सैंपल लेने वाला गॉज था, जो रुई थी, वो एक ही लॉट की मैन्युफैक्चर हुई थी। तो फिर उन्होंने उसको आगे इन्वेस्टिगेट किया, उस लॉट के बचे हुए हिस्सों को चेक किया, तो पता चला कि उसमें वो पहले से डीएनए है। फिर उन्होंने पता किया तो पता चला कि जिस समय ये जो महिला इस रुई के लॉट को बना रही थी उस समय उसको जुकाम था, और ये जो डीएनए है इसी महिला का है, जुकाम की वजह से वो सारे ट्रेसेस या उसकी वजह से वहाँ चले गए, वो कोई इलनेस थी उनको और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो देखिए, सबूत अब आप तो कहेंगे कि वहाँ तो डीएनए मिला, लेकिन देखिए प्रोसीजर, जो भी वो कॉटन गॉज था उसको सैनिटाइज्ड होना चाहिए था। तो प्रोसीजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेंसिक की टेक्निक के साथ उसके प्रोटोकॉल और उसके प्रोसीजर, क्योंकि जब कोई चीज़ प्रोसीजर से पूरी होगी तभी वो निर्णायक नतीजे आपको दे पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के ये इन्फॉर्मेशन जो है काम आएगी और एक जायज़ जो कहते हैं ना कि हम जो माइंडसेट बना के चलते हैं, क्राइम कैसे कमिट होता है और एक तरीके से उसके अंदर कैसे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म होती है, ये सारी चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हर केस के पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं, एक साइंस और फॉरेंसिक एविडेंस का तालमेल छुपा होता है। और याद रखिए, जब दुनिया सिर्फ हेडलाइन देखती है तब इंद्रजीत राय जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उन्हें अनकवर करने में जुटे होते हैं। तो अगली बार जब आप क्राइम की न्यूज़ देखें तो सोचिए, क्या सच्चाई सामने आई या ये सिर्फ एक अधूरी कहानी है। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अलर्ट, और याद रखिए, एविडेंस कभी झूठ नहीं बोलता और सच्चाई हमेशा वेट करती है आपके उन्हें ढूंढ निकालने का। और बाकी अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी तो बैठे क्यों हैं, जाइए शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।